अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम को सेकंड पार्ट है FA1 का जो आपने पढ़ना है और उसके हमने 4 क्वेश्चंस पिछले पार्ट में किए थे। आज हम 5 करेंगे और ये हमारे चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है। तो अब हम बगैर टाइम वेस्ट के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसको मैं रीड कर रहा हूँ। बिल अ सोल ट्रेडर सेट अप अ बिजनेस ऑन 1 October with 30,000 on his own money during the year to 30 September 21. He won 50,000 on the lottery and paid 30,000 into his business. He took cash drawings of 5,000 during the year at 30 September. The net asset of the business total 59,000. What was the profit and loss of the business for the year ended 30 September 21? अब अब उसने हमसे पूछा हुआ है कि इसमें प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ था। तो उसमें नीचे ऑप्शन में भी आप देखिए ये 6,000 का प्रॉफिट 16,000 का लॉस इस तरह करके दिया हुआ है। इसकी हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को आपको बनाना आती होगी इससे कि इस तरफ हमारे पास होता है एसेट होता है, वो इक्वल होता है लायबिलिटी के और उसमें ऐड हो जाता है हमारे पास कैपिटल। ठीक है, तो अब हम इसको इसी हिसाब से हम लिखना शुरू करते हैं। तो अब उसने 30,000 रुपये हमें दिए हैं, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो अब 30,000 से उसका जो एसेट है वो बढ़ जाएगा 30,000 और हमारे पास जो लायबिलिटी है वो हमारे पास ज़ीरो ही रहेगी क्योंकि लायबिलिटी का कोई रिलेशन नहीं है उसके इस अमाउंट इन्वेस्ट करने से। हाँ, उसका जो कैपिटल है क्योंकि वो ओनर है और उसने इन्वेस्ट किया है तो वो भी 30,000 से बढ़ जाएगा। अब हम हमारे पास ये वाली भी होगी, पहली पहली हमने लिख दी। अब अगर हम दूसरी की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो दूसरा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर टू 30 सितंबर 21 ही बॉर्न। अब उसने इसी साल के दौरान 2021 में, अभी 2020 समझ लें 21 समझ लें, 50,000 जीता और उसमें से उसने क्या कहते हैं पे कर दिए कितने 30,000 इनटू द बिजनेस। उसने 30,000 बिजनेस में कर दिया। अब वो 50,000 का जिनमें से जो 20,000 है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस का अपने ओनर से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसी इक्वेशन के हम नीचे लिखते हैं। अब उसने 30,000 इन्वेस्ट किया और तो वो भी हमारे उसमें इजाफा करेगा बिजनेस के एसेट में, इसलिए हम 30,000 लिख लेते हैं और उसमें फिर से हमारे पास लाइबिलिटी क्या कहते हैं कोई भी नहीं होगी, ज़ीरो ही रहेगी और उसने हमारे पास इन्वेस्ट किया कैपिटल, तो कैपिटल भी 30,000 से ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम चलते हैं नीचे, तो नीचे उसने लिखा हुआ है कि ही टुक कैश ड्राइंग ऑफ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। उसे उसी साल कैश ड्राइंग ली और बस ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है। तो अब इसकी कैश ड्राइंग, जब आपको पता है कैश जब विड्रॉ करते हैं हम, तो उसमें हम जो है एसेट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, एसेट हमारे पास माइनस हो जाएगा 5,000 से और हमारे पास जो लायबिलिटी है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका जो उसने अपने पैसे निकाल लिए तो उसका कैपिटल भी कम हो जाएगा। अब हमारे पास ये सारा इसकी इक्वेशंस आ गई हैं। अब ये यहाँ से गायब हो गया इसलिए इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ये कर ले आता हूँ, बल्कि इधर ऊपर रख लेता हूँ, ये यहाँ। ठीक है, अब अगर अब आप इसका टोटल करें, ठीक है, अब हम इसको टोटल करते हैं तो इसका हमारे पास जो बनता है 30,000 30,000 60,000 और 5,000 माइनस कर देते हैं, हमारे पास बन जाता है 55,000। और इसी तरह लायबिलिटी हमारे पास ज़ीरो है और जो हमारे पास वो है क्या कहते हैं कैपिटल, वो भी हमारे पास 55,000 हो गया। अब ये हमारे पास इसका आ गया, इसके हिसाब से इसका ये होना चाहिए जो नॉर्मल उसकी चल रही है, लेकिन उन्होंने दिया हुआ है कि कहते हैं कि हमारे पास जो नेट एसेट्स हैं वो टोटल 59,000 है और हमारे पास जो इधर आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद वो आ रहा है 55,000। तो मतलब कि 4,000 से हमारे नेट एसेट बढ़ गए। तो ये 4,000 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4,000 प्रॉफिट है। नेट एसेट हमारे ज़्यादा है, इसका मतलब हमें 4,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास चार्ली होगा कि हमें 4,000 से प्रॉफिट हुआ है और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हैरी हैज़ बीन एबल टू कैलकुलेट हिज बिजनेस प्रॉफिट और द लॉस एट द ईयर एंड 21 as fire destroyed most of his accounting records. He has however been able to provide the following information. मतलब कि उसका सारा रिकॉर्ड तबाह हो गया 31 दिसंबर को, तो लेकिन उसके पास एक कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। नेट एसेट एट 31 दिसंबर 23,000 एंड 31 दिसंबर 2018 32,500. He introduced the capital during the year 4,000 cash. He took cash drawing of 2,500
गुड्स विद सेलिंग प्राइस ऑफ 8 एंड द कॉस्ट वॉज। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, उस हमें ये सारा ऐसे डाटा दिया हुआ है और हमने हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। तो सबसे इसी तरह हम क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन है तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन से इसे सॉल्व करते हैं और इसी तरह हम इसको क्या कहते हैं, इसकी क्वांटिक इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले उससे दिया हुआ है कि नेट एसेट उसका 2017 के शुरू में 31 दिसंबर को कितना था, 31 दिसंबर 2017 इसका क्लोजिंग बैलेंस था। तो ये अगले साल 2018 को ओपनिंग बैलेंस हो गया और वो कितना था, 23,000 था। तो हम 23,000 लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या कहते हैं, इसमें जो लायबिलिटी है, अभी हमें नहीं पता कि लायबिलिटी है या कैपिटल है, जो भी है, इसलिए हम इसको एवी लिख देते हैं कि 23,000 है। अब ये हमारे पास कितना है, अब हमारे पास जो इसमें अब पहले हम देखते हैं कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस था वो कितना था, वो है 32,500। उसमें से हम माइनस कर देते हैं 23,000 जो कि हमारा ओपनिंग था, मतलब कि हमारा जो हमारे पास जो इंक्रीज आया है वो कितने का आया है, वो हमारे पास इतने का आया है। तो हमारे पास ये जो सारा आ जाएगा, जितना भी डाटा है ये, अब इसका इंक्रीज आया है, इस इंक्रीज में हमारे पास प्रॉफिट ही होगा, लेकिन उसको करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी बाकी ट्रांजैक्शंस क्या है। तो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था इसी महीने, मतलब कि साल के दरमियान में, साल के ये जो दो लिखी हुई है ना, 31 दिसंबर 2017 और 18, ये शुरू और आखिर की है, और जो ये दोनों हैं ये हमारे पास साल के दरमियान की है। तो अब हम दरमियान की ट्रांजेक्शन देखते हैं कि उसने साल के बीच में कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे उसके एसेट क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, क्या कहते हैं, 4,000 से। ठीक है। और उसने इसी तरह हमारे पास अब जो नेक्स्ट है, ही टू कैश ड्राइंग, उसने कैश ड्राइंग निकाली है 25,000 से का, उसने 2500 का उसने कैश निकाल लिया, तो ये माइनस हो जाएगा। और उसने गुड्स सेलिंग प्राइस उनकी गुड्स की 800 थी और कॉस्ट उन गुड्स की 750 थी, तो हमें उसकी सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। हमें जो उस गुड्स में कॉस्ट आ रही थी वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब कि उस गुड्स को बनाने में जितना लगा वो हमारे पास माइनस हो जाएगी। उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो तो हम सेट करते हैं बाद में, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाती है। अब अगर आप इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो बचता है, ये हमारे पास बढ़ जाता है 8,750 समथिंग बच जाता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा 8,750 पॉजिटिव में है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रॉफिट है। तो आप देखिए कि हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है वो इस पे दिया हुआ है 8,750 और यही हमारा ऑप्शन है। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो गिवन बिलो हमारे पास टिपिकल ट्रांजैक्शंस हैं और बैलेंसेस हैं जो कि बिजनेस में होती हैं। अब हमने क्या करना है, फिलिंग द, अब हमने बताना है कि ये एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है। सबसे पहले हम देखते हैं गुड्स स्टोर्ड इन द वेयर हाउस वेटिंग फॉर सेल, मतलब कि वेयर हाउस में गुड्स पड़े हुए हैं, तो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एसेट है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है। अब हमारे पास जो अगला है वो है कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ द गुड। अब हमारे पास जो कैश आया है सेल्स ऑफ द गुड में, ये हमारे पास इनकम है। ठीक है। तो अब हम इधर लिख देंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो अमाउंट ओइंग फ्रॉम अ कस्टमर है, मतलब कि एक कस्टमर ने हमें अमाउंट देनी है, तो हमारे पास जो ये रिसीवेबल है, और रिसीवेबल हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है करंट, वो हमारे पास करंट एसेट होता है, तो ये हमारे पास एसेट हो गया। अब रेंट पेड टू द फैक्ट्री बिल्डिंग, अब हमने क्या कहते हैं, रेंट पे किया है फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए, तो ये हमारे पास एक्सपेंस है, क्योंकि ये हमारे खर्चा है, हमारा खर्चा है, तो ये हमारे पास एक्सपेंस हो गया। अब अमाउंट ओड टू सप्लायर्स, जो सप्लायर्स को हमने अमाउंट अभी रहती है, तो मतलब कि हमारे ऊपर ये क्या कहते हैं, कर्जा है, तो इसे लायबिलिटी कहते हैं। अब कैश हेल्ड इन द टिल, टिल में जो हमारे पास कैश पड़ा होता है वो एसेट ही होता है। ठीक है। अब हमारे पास मशीनरी परचेज फॉर यूज इन द फैक्ट्री, अब जो हमारे पास जो मशीनरी है फैक्ट्री की, वो हमारे पास एक एसेट है, वो हमारी चीज है, तो ये एसेट हो गया। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉर सब लेटिंग पार्ट ऑफ अ फैक्ट्री परमिसेस, मतलब क्या, फैक्ट्री का एक पार्ट है उसको किराए पे दिया हुआ है, तो उससे जो हमारे पास रेंट आएगा वो हमारे पास एसेट हो जाएगा। इनमें से सिर्फ जो एक ये है अमाउंट ओइंग फ्रॉम अ कस्टमर, ये हमारे पास वैसे तो एसेट है, लेकिन हमने चूंकि कस्टमर को सेल की हुई है, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, वो भी हो सकता है, क्या कहते हैं, इनकम भी हो सकती है, क्योंकि हमने उनको सेल किया तभी हमारे पास कस्टमर की आ रही है, तो ये एसेट या इनकम बहुत हो सकती है, लेकिन मेजरली हमारे पास जो रिसीवेबल्स होते हैं वो हमारे करंट एसेट ही होते हैं। तो हमारे पास 7th क्वेश्चन भी हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि क्वेश्चन एम है, व्हाट इज अ नॉमिनल लेजर, नॉमिनल लेजर की डेफिनेशन डिफाइन करता है, तो अब हम डिफाइन करते हैं। हमारे पास पहले है द बुक वेयर ऑल ट्रांजैक्शन आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड बिफोर बीइंग पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट्स, तो लेजर अकाउंट्स क्या कहते हैं, नॉमिनल लेजर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो बुक्स
जिसके अंदर जिनके अंदर पहले ही अब रिकॉर्ड होता है, वो उन्हें आप कहते हैं प्राइम बुक्स ऑफ एंट्री, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो प्राइम बुक्स ऑफ एंट्री हमारे पास जिनमें इनिशियली रिकॉर्ड होता है। अब हमारे पास जो अगला है वो है द बुक्स विच कंटेन अ लेजर अकाउंट फॉर ईच टाइप ऑफ एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। तो ये हमारे पास सही ऑप्शन है, ये भी हमारे पास हो सकता है क्योंकि इसमें हमारे पास हर किस्म का लेजर अकाउंट होता है, एसेट के लिए, लायबिलिटी के लिए, एक्सपेंस के लिए, इनकम। लेकिन अभी अब आगे जाते हैं। द बुक विच कंटेन्स ऑल द डिटेल्स ऑफ नॉन करेंट एसेट, ये ऑप्शन है तो सही, लेकिन ये सिर्फ उसके एक पहलू को बयान कर रहा है, टोटली बयान नहीं कर रहा। तो अभी के लिए ऊपर के मुकाबले में ये ऑप्शन हमारे पास गलत ही है। अब हम डेल्टा में जाते हैं। तो बुक्स विच कंटेन द डिटेल्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उससे जो पैसे आने हैं उनकी डिटेल लिखी हो। तो ये भी सही है, लेकिन ये भी एक पहलू को बयान कर रहा है, तो ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन इधर आएगा वो हमारे पास आएगा बीटा, क्योंकि ये वाला हमारे पास सबसे सुटेबल है। तो हमारे आज के भी 4 एमसीक्यूज हो गए हैं और हमारा ये पहले चैप्टर का ये वाली असाइनमेंट हो चुकी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।